नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धारित्री करंट अफेयर्स के एक और नए वीडियो में, जो 4 मई से 18 मई की समसामयिक घटनाओं का संग्रह हो। इसमें आज हम कुछ सेगमेंट्स के न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और कुछ बचे हुए सेगमेंट्स को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका पहला सेगमेंट है राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम। और इसका पहला न्यूज़ है कि अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने देश के 244 वर्गीकृत या चयनित नागरिक सुरक्षा जिलों को, यह संख्या याद रखिएगा, 244 नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया था। और ये कब किया गया था? तो ये कुछ ही दिनों पहले की बात है, जब पाकिस्तान के साथ हम संघर्ष की स्थिति में थे। और ये तारीख याद रखिएगा, ये तिथि याद रखिएगा कि ये मॉक ड्रिल्स का आयोजन 7 मई को किया गया था। और मॉक ड्रिल्स में के लिए बिहार से भी 6 जिलों का चयन किया गया था, जिसके नाम है पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पटना और बेगूसराय। अब नागरिक सुरक्षा जिले वे जिले हैं जो सामरिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से दुश्मन के हमलों के लिए असुरक्षित हैं। इसीलिए इन जिलों में जो है मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। और ऐसे कुल मिलाकर पूरे देश से 244 जिले चयन किए गए थे। अब तो ये हम देखेंगे कि इस मॉक ड्रिल का क्या उद्देश्य था और ये क्यों आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य था हमले की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में आम लोगों को अपनी रक्षा कैसे करना है ये सिखाना, या फिर हमले की स्थिति में लोगों को सुरक्षित कैसे निकालना है, उनको कैसे बचाना है, उनको कैसे शेल्टर देना है, इन चीजों को भी उनको बताना। या जब ब्लैकआउट हो, यानी कि हमले के दौरान जब पूरे शहर की या किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र की बिजली काट दी जाए, तो उस ब्लैकआउट की स्थिति में उठाए जाने वाले सभी कदम कौन कौन से होंगे और उस ब्लैकआउट की स्थिति में क्या करना है, ये भी लोगों को बताना। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण संस्थान होंगे या जो हमारे बड़े प्लांट्स होंगे, उनको कैसे बचाना है दुश्मन से, ये भी, इसकी भी जानकारी देना। इन्हीं सब चीजों को ध्यान रखते हुए जो है मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। तो ये नंबर याद रखिएगा, कुल मिलाकर 244 जिलों में ये आयोजित किया गया था। अब हम अगले न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, जो है कि भारतीय सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा शुरू किया है। ये नाम याद रखिएगा। यह ऑपरेशन जो है पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमले और भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए शुरू किया गया है। और ऑपरेशन शिवा के तहत जो है हमारे जो सुरक्षा बल होंगे, वो हमारे जो भी तीर्थ यात्री होंगे उनको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, ताकि वो आसानी से, सुगमता पूर्वक और सुरक्षा को महसूस करते हुए जो है अमरनाथ यात्रा, अपनी यात्रा पूरी कर सके। और ये श्री अमरनाथ जी की गुफा जो है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। अगला न्यूज है कि हाल ही में भारत और ब्रिटेन के मध्य मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हो गया है। ये नाम याद रखिएगा कि भारत का ब्रिटेन के साथ जो है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग ये समझेंगे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। तो मुक्त व्यापार समझौता जो है वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगने वाले टैरिफ व अन्य व्यापार बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए दो या दो से अधिक देशों के बीच संपन्न होने वाले समझौते हैं। ध्यान रखिएगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए किया जाता है ताकि जो दो देश आपस में व्यापार कर सके, तो उन वस्तुओं और सेवाओं पर जो टैरिफ होता है, यानी जो सीमा शुल्क होता है, या जो किसी भी तरह का जो व्यापार से संबंधित बाधा होता है, वो आसानी से या तो कम हो जाए या पूरी तरह से खत्म हो जाए, ताकि दोनों देश जो है फ्लॉलेस तरीके से, यानी बिना किसी बाधा के आपस में व्यापार कर सके। तो ये नाम याद रखिएगा। अगला न्यूज है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है। अब इससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखेंगे, और इससे संबंधित संबंधित हर तथ्य को ध्यान में रखिएगा। और ये अभियान कब शुरू किया गया है? तो ये 7 मई को शुरू किया गया था। और यह पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया एक बड़ा सैन्य अभियान था। और इससे संबंधित जो भी जानकारी थी, इस ऑपरेशन से संबंधित जो जानकारी थी, उन्हें
मीडिया को किन्होंने प्रदान किया है? तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल कर्नल सोफिया कुरैशी ने भारत सरकार की ओर से मीडिया को इस अभियान की सफलता से संबंधित सारी जानकारी प्रदान किया है। और कुछ हथियार जो इस ऑपरेशन के दौरान यूज किए गए थे उसमें स्कैल्प मिसाइल थे, हैमर मिसाइल थे और कुछ कामिकेज ड्रोन थे, जिसे हम आत्मघाती ड्रोन भी कहते हैं, जो किसी पॉइंट पर स्ट्राइक करके खुद को भी नष्ट कर देते हैं और उस टारगेट को भी नुकसान पहुंचाते हैं या उस टारगेट को भी नष्ट कर देते हैं। अगला न्यूज है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत को हाल ही में रूसी इगला एस वायु रक्षा मिसाइल की एक नई खेप प्राप्त हुई है। तो इस न्यूज को ध्यान रखिएगा और ये जरूरी है क्योंकि ये एक तरह का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसका नाम है इगला एस और ये किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो रशिया के द्वारा प्रदान की गई है। और ये क्या है? तो यह रूस द्वारा विकसित एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। ध्यान रखिएगा, ये पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। पोर्टेबल बोले तो ये वहनीय है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी के साथ ले जाया जा सकता है। और यह एक हस्त संचालित रक्षा प्रणाली है, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, जो किसी एक व्यक्ति द्वारा भी आसानी से संचालित किया जा सकता है। और इससे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों, मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये नाम याद रखिए, जो है इगला एस वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम। अगले न्यूज की तरफ बढ़े तो अगला न्यूज है कि हाल ही में भारत ने अमेरिका से हॉकाई 360 की अत्याधुनिक निगरानी तकनीक को प्राप्त करने से संबंधित समझौता किया है। अब थोड़ा सा इससे संबंधित हम डिटेल्स को देखेंगे कि ये हॉकाई 360 की जो अत्याधुनिक निगरानी तकनीक है किसके द्वारा भारत को मिला है? तो अमेरिका से मिला है। एक्चुअली ये जो है एक सर्विलांस सिस्टम है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है समुद्री निगरानी करना या जो डार्क शिप होते हैं, अर्थात ऐसे शिप जो खुद जो ऐसे जहाज जो पता लगने से बचने के लिए अपना स्वचालित पहचान प्रणाली जो होता है बंद कर देते हैं। तो ऐसे डार्क शिप का पता लगाना और समुद्र की निगरानी करना, तो ये इस सर्विलांस सिस्टम के द्वारा, जिसका नाम है हॉकाई 360, ये मदद से जो है भारत पूरा कर पाएगा। और भारत को ये तकनीक जो है अमेरिका द्वारा प्रदान किया गया है। तो इसे ध्यान में रखिए। अगला न्यूज है कि प्रतिदर्श या नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 जिसे हाल ही में जारी की गई है। ध्यान रखिएगा, ये नमूना पंजीकरण प्रणाली जो है या सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे सिस्टम या सर्वे, ये रिपोर्ट जो है 2021 की है, लेकिन इसे अभी हाल ही में जारी किया गया है। तो इस रिपोर्ट से संबंधित जो भी प्रमुख बिंदु है उनको हम ध्यान से देखेंगे। तो इसका पहला है मातृ मृत्यु दर। तो यह 2014-16 में प्रति लाख जीवित जन्मों पर 130 से घटकर 2019 से 21 में 93 हो गई है। तो इससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं नीचे भी आएंगे कि मातृ मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है, नवजात मृत्यु दर क्या है, या जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर है उसको कैसे निकाला जाता है। लेकिन फिलहाल इन तथ्यों को ध्यान से देखेंगे कि इसमें पहला है मातृ मृत्यु दर, यानी कि जन्म प्रसव के समय जो जिन महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, तो वो ये उससे संबंधित है। क्या है कि 2014-16 के दौरान प्रति लाख जीवित जन्मों पर जो मृत्यु है वो 130 से घटकर 2019-21 में ये 93 हो गई है। और इसका लक्ष्य जो है वो वर्ष 2030 तक इसे घटाकर जो है 70 या उससे कम करना है। इसी तरह अगला बिंदु जो है शिशु मृत्यु दर है, जो कि 2014 के 26 से घटकर 2021 में 19 हो गई है। और इसका भी लक्ष्य जो है वो 2030 तक इसे घटाकर 12 या उससे कम करना है। अब अगला जो है नवजात मृत्यु दर है, जो कि 2014 में 39 था और अब घटकर जो है 2021 में 27 हो गया है। और उसी तरह से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर जो है, जो कि 2014 में 45 था प्रति हजार पर, वो घटकर 2021 में
31 हो गया है। और इसे भी 2030 तक का लक्ष्य जो है उसे घटाकर 25 या उस कम करना है। इन सारे तथ्यों को, इन सारे बिंदुओं को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल जो है टुकड़ों में पूछे जा सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लिंगानुपात का बात कर लेते हैं। तो जन्म के समय जो लिंगानुपात था वो 2014 में 899 था, जो कि 2021 में बढ़कर 913 हो गया है। और जब प्रजनन दर का बात किया जाए तो जो कि 2021 में घटकर 2 हो गई है, और ये 2014 में 2.3 था। और अगर इस दौरान देखा जाए तो सबसे अधिक प्रजनन दर जो अगर किसी ने दर्ज किया है तो बिहार है। जीवन प्रत्याशा का बात अगर कर ले, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो 2017 से 21 की अवधि के लिए यह बढ़कर 69.8 वर्ष हो गई है, जो कि 2016 से अगर 20 के बात किया जाए तो उन वर्षों की तुलना में ये 0.2 वर्ष की गिरावट को दर्शाती है। और इसी क्रम में पुरुषों के लिए जो जीवन प्रत्याशा है वो 68.2 वर्ष है औसतन, और महिलाओं के लिए यह 71.6 वर्ष है। तो इसे ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से जो है अगला बिंदु है कि 15 से 59 वर्ष के बीच आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी का अनुपात 66.2% तक पहुंच गया है। इससे संबंधित कुछ और तथ्यों को ध्यान में रखेंगे हम। उत्तराखंड वर्ष 2016 से 2021 की अवधि के दौरान जन्म दर में वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र राज्य था। और जहां तक संपूर्ण दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं उनमें क्या है, तो उनका परिवार का आकार तो छोटा होता ही जा रहा है, साथ ही उनकी जनसंख्या वृद्धि दर भी स्थिर होती जा रही है। तो ये भी ध्यान रखना है। अब तो आइए देखेंगे कि नमूना पंजीकरण प्रणाली क्या है। तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत के जो रजिस्ट्रार जनरल होते हैं, जिन्हें हम लोग महापंजीयक भी कहते हैं, के कार्यालय जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है, तो रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा किया जाने वाला यह एक जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है, यानी डेमोग्राफिक सर्वे है, जिसमें जन्म और मृत्यु दर जैसे संकेतकों का वार्षिक अनुमान प्रदान करने के लिए इसे बनाया गया है। और इसे शुरू कब किया गया था, तो इसे 1964-65 में 1964-65 के वर्ष में इसे भारत के कुछ चुनिंदा राज्यों में शुरू किया गया था। और 1969-70 से यह सिस्टम जो है, यह प्रणाली जो है, सर्वे जो है, पूरे देश में कार्यात्मक हो गई या पूरे देश में लागू कर दी गई। तो देख लेते हैं जो ऊपर हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिसमें मातृ मृत्यु दर था या शिशु मृत्यु दर था, और अन्य सभी उनको ध्यान से देखेंगे। मातृ मृत्यु दर जो है यह किसी निश्चित समयावधि के दौरान प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या को दर्शाती है। ध्यान रखिएगा, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर, जो प्रसव के दौरान जो महिलाएं जो होती है, जो जिनका मृत्यु हो जाता है, तो ये प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या को दर्शाती है। वहीं शिशु मृत्यु दर का जो बात करें तो यह प्रति 1000 जन्मों पर जन्म से 1 वर्ष तक के शिशुओं की मृत्यु की संख्या को दर्शाती है। प्रति 1000 जीवित जन्मों पर, यह ध्यान रखना है, और जन्म से 1 वर्ष तक के जो शिशु होते हैं उनकी मृत्यु। और जो नवजात मृत्यु दर का बात किया जाए तो यह भी प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जन्म से 29 दिन तक नवजात शिशुओं की मृत्यु की संख्या को दर्शाती है। यह भी प्रति 1000 पर ही इसे भी इसका भी गणना किया जाता है। वहीं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर की बात की जाए तो यह भी प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जन्म से 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों की मृत्यु की संख्या के हिसाब से ये गणना की जाती है। और वहीं जब कुल प्रजनन दर का बात किया जाए तो यह एक महिला द्वारा उसके जनन काल के दौरान जन्म देने वाले बच्चों की औसत संख्या होती है। तो इसके कम होने का मतलब है, अगर प्रजनन दर कम होता जा रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत की जनसंख्या जो है वो धीरे धीरे अपने स्थिरता को प्राप्त करती हुई आगे बढ़ रही है, यानी कि भारत की जनसंख्या में कमी आ रही है, भारत की जनसंख्या धीरे धीरे स्थिर हो रही है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला न्यूज है कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने अपनी 2023 से 24 वित्त वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट में भारत की समुद्र तट की लंबाई को अद्यतन अर्थात अपडेट करके 11,098.8, जो कि लगभग जिसे हम कह सकते हैं 11,099 किलोमीटर कर दिया है। जो पहले दर्ज की गई लंबाई 7516.6 किलोमीटर से 3582.2 किलोमीटर से ज्यादा है। ध्यान रखिएगा,
जो 1970 के दशक के मानचित्र पर आधारित जो भारत की तटीय लंबाई थी, जो कि 7516.6 किलोमीटर थी, उसे अब जो है यानी आधुनिक तकनीक के हिसाब से जब उसकी लंबाई को मापा गया है, जो अपडेट करके जो नवीनतम या जो नई लंबाई आई है, क्या है 11,099 किलोमीटर लगभग, जो कि पहले की तुलना में जिसमें क्या है 3582 लगभग किलोमीटर की वृद्धि है। तो ये लंबाई आखिर क्यों बढ़ गई है, तो इसका कारण ये नहीं है कि इसमें कोई भूमि परिवर्तन हुआ है या किसी तरह की कोई नई भूमि इसमें जोड़ी गई है, बल्कि इसके लिए क्या किया गया है कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे जो बेहतर मापन जो है वो निकल कर सामने आया है। क्योंकि समुद्र तट की जो पुरानी लंबाई थी वो 1970 के दशक के मानचित्रों पर आधारित। इसमें ध्यान रखिएगा शामिल राज्य जो है 11 तटीय राज्य और 2 संघ राज्य क्षेत्र, जो कि कौन कौन है, तो अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप। और लंबाई को इस लंबाई के मेजरमेंट के लिए जो इसमें शामिल एजेंसियां हैं, या जो कह सकते हैं कार्यान्वयन एजेंसी है इसके लिए, वो राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय और भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने मिलकर संयुक्त रूप से इस समुद्र तट की इस लंबाई को फिर से मापा है, जो कि अब निकल कर लगभग 11,099 किलोमीटर हो गई है। तो इन्हें ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में भारत के इतिहास में पहली बार, ध्यान रखिएगा ये न्यूज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारतीय वायु सेना द्वारा उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट्स की नाइट लैंडिंग संभव हुई है। और ये जैसे हमारे अभी पाकिस्तान के साथ हालात चल रहे थे कुछ दिन पहले, इस परिस्थिति में अगर ये इस तरह का एक न्यूज निकलकर सामने आता है, जो कि काफी सफलतापूर्वक ये पूरा किया गया है, ये इस तरह की गतिविधि, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो जो क्या है कि पहली बार भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट्स की नाइट लैंडिंग संभव हुई है। तो ये देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उस पर रात के अंधेरे में भी जो हमारे फाइटर जेट्स हैं वो न केवल उतर सकते हैं, बल्कि इमरजेंसी के दौरान ईंधन भरकर दुश्मन की सटीक प्रहार भी कर सकते हैं। तो ये युद्ध के लिए तो डिजाइन किया ही गया है, साथ ही इसे अन्य आपदाकालीन परिस्थितियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला न्यूज है कि हाल ही में जो गुंडारम अभिलेख है, ये नाम याद रखिएगा, ये गुंडारम अभिलेख जो है वो तेलंगाना राज्य के पेद्दापल्ली जिले के गुंडारम फॉरेस्ट रिजर्व में पाए गए हैं। और ये अभिलेख जो है वो सातवाहन काल के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। और अभिलेख का अर्थ जो होता है किसी कठोर सतह पर, ध्यान रखिएगा किसी कठोर सतह किर्ण किए गए लेख से, जैसे शिलालेख हो गया जो कि पत्थरों पर किर्ण किया जाता है, या ताम्रपत्र जो कि धातुओं पर, या कोई अन्य तरह के अभिलेख। और ये होता क्या है अभिलेख बेसिकली, तो ये अभिलेखों में शासकों के आदेश, उनके समय में उनके द्वारा किए गए युद्धों के विवरण, कोई धार्मिक जानकारी या अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया जाता था ऐसे अभिलेखों में, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज है आईएनएस अर्नाला या अर्नाला युद्ध। तो देख लेते हैं कि ये क्या है। तो इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता और लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। और ये इस तरह के कुल 8 युद्धपोत जो है डिजाइन के, इस तरह के 8 युद्धपोत जो है वो बनाए जाने हैं और भारत को दिए जाने हैं, इंडियन नेवी को ये दिए जाएंगे, जिसमें ये पहला युद्धपोत जो है जिसका नाम रखा गया है आईएनएस अर्नाला। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 8 पनडुब्बी रोधी युद्धक जो है वो उथले जल के पोत है। ध्यान रखिएगा उथले जल यानी कि जहाँ पर कम पानी है। एक तो कि डीप वाटर में जो सर्विस देने वाले हमारे युद्धपोत है वो तो है ही, साथ ही साथ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर शैलो वाटर होगा तो वहां पर ये युद्धपोत आसानी से अपना सर्विस दे सकते हैं। तो उन ऐसे 8 जो युद्धपोत बनाए जाने हैं उनमें ये पहला युद्धपोत। इसका काम क्या है, तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के साथ समुद्र के अंदर माइंस बिछा सकता है और जरूरत पड़ने पर बचाव एवं निगरानी अभियान में भी ये भाग ले सकता है, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चर्चित वायु रक्षा प्रणाली S-400
को भारत में किस नाम से पुकारा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, ये है सुदर्शन चक्र। और ये इसकी क्षमता जो है क्या है, 400 किलोमीटर तक के एयरक्राफ्ट को और 120 किलोमीटर तक के बैलिस्टिक मिसाइल्स का पता लगाकर उसे आसानी से ये खत्म कर सकता है। और ये किसके द्वारा दिया गया है भारत को? तो ये उसके द्वारा भारत को दिया गया है। अगला न्यूज है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है? तो कुल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अगला न्यूज है कि हाल ही में आईसीएआर द्वारा जीनोम एडिटिंग तकनीक का उपयोग करके धान की या चावल की 2 किस्में विकसित किया गया है। ये दोनों नाम याद रखिएगा। तो कौन कौन है? तो DRR-100 कमला और मारू तेरू 1010। तो ये 2 किस्में हैं जो विकसित की गई है। और ये किस तरह से? तो जीनोम एडिटिंग तकनीक का उपयोग करके। और ये किस्मों को विकसित करने का उद्देश्य क्या है? ताकि ये इनसे अधिक उपज तो लिया ही जाए, इसके साथ साथ ये जो है ये इन तरह की किस्में जो है सूखा सहिष्णु भी हो, ताकि अगर सूखे की स्थिति भी हो फिर भी ये आसानी से जो है आसानी से उपज जो है दे सके, इन तरह की किस्में जो है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये धान की 2 किस्में, चावल की 2 किस्में जो है विकसित किया गया है। अगला न्यूज है कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के स्थगन की घोषणा के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एक नए ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन किया गया है, जो कि कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी कुछ ही देर के लिए बस पॉज किया गया है, स्थगित किया गया है, ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। तो इसके स्थगन के बाद ही जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा ब्रह्मोस की एक इकाई का उद्घाटन कहाँ किया जाना है? तो उत्तर प्रदेश के। अगला न्यूज है कि हाल ही में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना जो कि द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है। तो उस रिपोर्ट के हिसाब से, इस रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के क्रियान्वयन में जो शीर्ष 3 राज्य हैं या 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सामूहिक तौर पर अगर बोले तो उसमें कौन कौन है? तो इसमें जम्मू कश्मीर जो है पहले स्थान पर है, फॉलोड बाई तमिलनाडु और बिहार, क्रमशः ये ध्यान रखिएगा। तो ये रिपोर्ट जो है जो कि किसके द्वारा जारी की गई है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो 2008 में शुरू इस योजना का उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक उम्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित करते हुए 20 से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराना। और इस योजना के क्रियान्वयन में फिर ये सामूहिक रूप से जो है, अगर शीर्ष 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो उसमें जम्मू कश्मीर पहले स्थान पे है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है और बिहार इसमें तीसरे स्थान पे है। तो ये अगला न्यूज है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के नागयालंका में, ये नाम याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के नागयालंका में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO ने नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है। ये ध्यान रखिएगा कि यह भारत का जो है तीसरा मिसाइल परीक्षण रेंज होगा। इसके पहले जो 2 मिसाइल परीक्षण रेंज जो कि भारत में पहले से ही है वो कहाँ है? ओडिशा में। तो ओडिशा के तट के पास चांदीपुर और व्हीलर द्वीप पर 2 कार्यात्मक मिसाइल परीक्षण रेंज पहले से ही है। और अब जो है यह तीसरा मिसाइल परीक्षण रेंज जो कि नवदुर्गा टेस्टिंग रेंज के नाम से जाना जाएगा वो कहाँ है? तो कृष्णा जिले के नागयालंका क्षेत्र में, और ये आंध्र प्रदेश राज्य में है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में आधिकारिक तौर पर, ध्यान रखिएगा ये न्यूज इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये आधिकारिक तौर पर अर्थात ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया गया है भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बना है? तो इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। इस तरह से हमारा पहला सेगमेंट जो है समाप्त होता है और अब हम लोग अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम, जो कि है हाल ही में विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन 2025 है जिसका आयोजन जो है दुबई में किया गया, UAE के दुबई में।
और यह शिखर सम्मेलन जो है कानून प्रवर्तन, सुरक्षा और नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। अगला न्यूज है कि हाल ही में अंगोला एक देश है कि हाल ही में अंगोला जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दुनिया का 123वां देश बन गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, अंगोला जो है 123वां देश बन गया है राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला। अंगोला जो है कहाँ है, अवस्थिति की बात की जाए तो ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है और ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है ये देश क्योंकि ये पेट्रोलियम, तेल और हीरे से समृद्ध है। राजधानी है लुआंडा और मुद्रा है वांजा। अगला न्यूज है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के प्रत्युत्तर में पाकिस्तान द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ऑपरेशन बनियान अल मरसूस। इसके तहत जो है पाकिस्तान के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का प्रयोग कर भारत के कई ठिकानों और धार्मिक स्थलों पर हमला करने का नाकाम प्रयास किया गया था। ध्यान रखिएगा, उन्होंने अपने तरफ से प्रयास किया था लेकिन भारत की जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जो है ने मिलकर पाकिस्तान के सारे हमलों को जो है नाकाम कर दिया था। तो ये ऑपरेशन याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, ये नाम हमें याद रखना है और ये पूरा न्यूज भी याद रखना है और काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों हो जाता है ये आपको आगे पता चलेगा कि हाल ही में रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट जो कि रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप बनाए गए, वो पहले अमेरिकी हैं जो रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप बनाए गए हैं और वेटिकन सिटी में ये 267वें पोप के रूप में चुने जाने के बाद इन्होंने जो अपना नया नाम ग्रहण किया है वो लियो 14 ये इन्होंने अपना नया नाम ग्रहण किया है। तो ये ध्यान रखिएगा और ये ऐसा इसलिए करने का जरूरत आन पड़ा है क्योंकि अभी हाल ही में जो 266वें नंबर के जो पोप थे उनकी मृत्यु हो गई है। इनका नाम पोप फ्रांसिस था, तो उनके निधन के बाद इनको जो है पोप के तौर पर इनकी नियुक्ति की गई है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो कैथोलिक ईसाई जो धर्मावलंबी है पूरे विश्व में उनकी संख्या लगभग 1.5 बिलियन के आसपास है। तो इसलिए और ये उन 1.5 बिलियन कैथोलिक ईसाई धर्म के मानने वाले जो धर्मावलंबी हैं उनके ये आध्यात्मिक गुरु हैं। तो ये इस धर्म का सबसे सर्वोच्च पद है जो कि जिसे आप कह सकते हैं कि ईश्वर के बाद दूसरा सबसे यह महत्वपूर्ण पद है जो ईसाई धर्मावलंबियों के लिए, कैथोलिक ईसाई धर्मावलंबियों के लिए ये एक आध्यात्मिक गुरु की तरह है, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिनकी वैश्विक संख्या जो है लगभग 1.5 बिलियन के आसपास है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। और भारत की तरफ से अगर बात किया जाए तो भारत से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और नागालैंड मुख्यमंत्री यान थुंगो पैटन ने वेटिकन सिटी में पोप लियो 14वें के पदभार ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो इसे ध्यान रखना है। अगला न्यूज है कि हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार ने शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश का नाम याद रखिएगा कि अफगानिस्तान में तालिबान की जो सरकार है जो 2021 से वहां पर शासन में है कि तालिबान की सरकार ने शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया है। और प्रतिबंध का कारण क्या है, तो उन्होंने प्रतिबंध का कारण बताया है कि ये शतरंज जो है इस्लामिक मूल्यों के खिलाफ है और इसी का हवाला देते हुए उन्होंने शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसे भी ध्यान रखिए। इस तरह से एक और सेगमेंट हमारा समाप्त होता है। अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे जो है भारत और विश्व भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो समसामयिक घटनाक्रम है। और इसमें पहला न्यूज है जो काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि हाल ही में बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम अभिसमय, ध्यान रखिएगा ये 3 अलग अलग अभिसमय है या कन्वेंशन है जिसका आयोजन जो है पहले अलग अलग किया जाता था, लेकिन अब जो है ये तीनों ही कन्वेंशन जो है एक ही समय पर आयोजित किए जाते हैं। और ये तीनों कन्वेंशन किस उद्देश्य से अस्तित्व में आया था इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस हेडलाइन को देखते हैं
कि हाल ही में बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम अभिसमय जो है, या जिसे हम लोग बीआरएस कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, के लिए पक्षकारों का सम्मेलन, यानी जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या सीओपीज कहा जाता है। अर्थात इस तरह के अभिसमय में या कन्वेंशन में जो जो भी पक्षकार भाग लेते हैं उनको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। तो इस बीआरएस कन्वेंशन जो है हाल ही में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हुआ है। और इस वर्ष अर्थात 2025 की जो इसकी थीम रखी गई है वो है अदृश्य को दृश्य बनाए, रसायनों और अपशिष्टों का बेहतर प्रबंधन। इस वर्ष की बैठक में एक और महत्वपूर्ण समाचार है जो ध्यान रखिएगा। इस वर्ष की बैठक में भारत द्वारा क्लोरपाइरिफोस नामक जो है एक विषाक्त कीटनाशक, यानी कि जो एक पेस्टिसाइड है, जिस पर वैश्विक प्रतिबंध लगाए जाने की मांग रखी गई है इस कन्वेंशन में। ये भी हमें ध्यान रखना है। ये नाम क्या है? क्लोरपाइरिफोस, जो कि क्या है? एक विषाक्त कीटनाशक है, पेस्टिसाइड है। और भारत की तरफ से इस कन्वेंशन में एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने भाग लिया है। अब बीआरएस कॉप्स क्या है? तो ये हर 2 साल में आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य जो है खतरनाक रसायनों और अपशिष्ट प्रबंधन और वैश्विक कार्रवाई के पक्षकारों को एक मंच पर लाना है। अब ये भी देखेंगे कि बारी बारी से कि ये क्या है। अब चूंकि बीआरएस कन्वेंशन में भारत भी एक पक्षकार है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं कि इसमें बेसल अभिसमय या बेसल कन्वेंशन क्या है। इसका उद्देश्य जो है विकसित देशों से कम विकसित देशों या विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर जो खतरनाक अपशिष्ट होते हैं उनके सीमा पार आवागमन को कम करना है या प्रतिबंधित करना है। साथ ही जितना यथासंभव हो सके उत्पादन के स्रोत, यानी कि जो खतरनाक अपशिष्ट है, जिन स्रोतों के जहां से ये उत्पादित किए जा रहे हैं, जो कि सोर्स पॉइंट जो स्रोत बिंदु हो गया, जो पॉइंट ऑफ सोर्स हो गया, तो यथासंभव उस स्रोत के पास ही इनका सुरक्षित निपटान करने से संबंधित ये बेसल अभिसमय है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसे 1989 में स्विट्जरलैंड में अपनाया गया था और ये 1992 में लागू हुआ है। अगला है रॉटरडैम अभिसमय। तो इस अभिसमय के द्वारा ऐसे कीटनाशक और औद्योगिक रसायन जो मानवीय स्वास्थ्य, वन्य जीवों तथा पर्यावरण के लिए प्रतिकूल है, वो पक्षकारों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। और इस अभिसमय को अर्थात इस कन्वेंशन को 1998 में रॉटरडैम में अपनाया गया था और यह 2004 में लागू हुआ है। अगला जो कन्वेंशन है, जो कि जिसे हम स्टॉकहोम अभिसमय के नाम से जानते हैं, वो क्या है? तो मानवीय स्वास्थ्य और पर्यावरण को लगातार अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों, जिसको हम लोग पॉप्स कहते हैं, यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। यानी कि ऐसे ऐसे प्रदूषक जो कि एक अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक है, जो लंबे समय तक वातावरण में बने रहते हैं, जैसे डीडीटी जिसे हम कहते हैं। जैसे पहले डीडीटी क्या था? पेस्टिसाइड था जिसका छिड़काव हालांकि बहुत कम हो गया है। तो इस तरह के जो पेस्टिसाइड हो गए, या एचसीएस जिसे बेंजो हेक्साक्लोरोइथेन भी कहते हैं, इस तरह के जो अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक हैं उनसे मानवीय स्वास्थ्य और पर्यावरण को बचाने को लेकर के जो है ये वैश्विक संधि है। और ये स्टॉकहोम अभिसमय जो है ये 2001 में स्वीडन के स्टॉकहोम में अपनाया गया था और 2004 में फाइनली यह लागू हुआ है। तो इनसे संबंधित सारे तथ्यों को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, जो है कि हाल ही में की गई एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है भारत में हिम तेंदुओं की संख्या जो है वो 709 है। तो ये संख्या हमें ध्यान रखना है, जिसमें से 477 हिम तेंदुए यानी कि जो स्नो लेपर्ड्स है वो लद्दाख में है। और लद्दाख में भी कहा? तो इनका घनत्व सर्वाधिक जो है वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। और दुनिया में हिम तेंदुओं का सबसे अधिक घनत्व भारत में लद्दाख शहर में है। यानी कि भारत हो या वैश्विक स्तर पर बात किया जाए, सबसे अधिक जो हिम तेंदुआ है यानी स्नो लेपर्ड्स वो भारत में पाए जाते हैं। और अनुमानतः इनकी संख्या अभी 709 के आसपास लगाई गई है, जिसमें से एक कह सकते हैं जो एक बड़ा इसका भाग है, यानी मेजर चंक जो है वो, जो कि जिसकी संख्या 477 है, वो लद्दाख में स्थित हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में में पाई जाती है। तो यह ध्यान रखना।
अगला न्यूज है कि हाल ही में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों ने संयुक्त रूप से, ये दो राज्यों का नाम हमें ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों के द्वारा संयुक्त रूप से ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसे हम कहते हैं, वो ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को लेकर इन दो राज्यों के बीच ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच ताप्ती नदी के जल का उचित बंटवारा करने से संबंधित है। ताप्ती नदी के जल को उचित रूप से दोनों राज्यों के बीच इस तरह से बांटा जाए, इससे संबंधित ये ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना है। थोड़ा सा ताप्ती नदी के बारे में जान लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। अवस्थिति की अगर बात किया जाए, हालांकि इस बारे में इससे संबंधित बहुत सारे तथ्यों को आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कुछ बिंदुओं को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और इसकी अवस्थिति जो है क्या है कि ताप्ती नदी नर्मदा के बाद, ध्यान रखिएगा, नर्मदा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और इसके अतिरिक्त ताप्ती जो है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात होकर खंबात की खाड़ी जो कि अरब सागर में है, उसमें फाइनली जो है ये गिर जाती है। यानी मुहाना इसका जो है, यानी मिलने का जो बिंदु है क्या है, ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी जो कि अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से हमारा एक और सेगमेंट समाप्त होता है। अगला सेगमेंट है कि भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम। तो इससे संबंधित जो पहला न्यूज है कि हाल ही में लोकसभा सांसद और विपक्ष के नेता केसी वेणुगोपाल, ये नाम हमें याद रखना है, लोकसभा सांसद और विपक्ष के नेता केसी वेणुगोपाल को पुनर्गठित लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभी लोक लेखा समिति क्या है उसके बारे में हम ध्यान रखेंगे। फिलहाल इतना हमें ध्यान रखना है कि पुनर्गठित लोक लेखा समिति का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब इससे संबंधित सारे तथ्यों को हम देखते हैं, जो कि है कि वर्ष 1967 से यह परंपरा चला आ रहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। अब लोक लेखा समिति क्या है? तो जो 3 वित्तीय संसदीय समितियां हैं, ध्यान रखिएगा, जो 3 वित्तीय संसदीय समितियां हैं, जिसमें तीनों वित्तीय संसदीय समितियां कौन-कौन है? प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति। ये 3 वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है। और इसके गठन से संबंधित इतिहास में देख लेते हैं। तो लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे मोंटफोर्ट सुधार या हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, के द्वारा जो है ये गठित किया गया था। तो ये ध्यान रखना है। और लोक लेखा समिति का गठन प्रतिवर्ष संसद द्वारा किया जाता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अन्य तथ्यों की तरफ अगर बढ़े तो यह समिति जो होती है सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है। ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ और सिर्फ सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है, यानी कि जो भी रिकमेंडेशंस है वो जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री के लिए मान्य है, तो इसलिए ये सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए 15 सदस्य और राज्यसभा के सभापति द्वारा 7 सदस्य, यानी कि लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इन्हें ध्यान में रखिएगा। अगला बिंदु है कि केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री को, यह भी ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री को इस समिति में सदस्य के तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता है, शामिल नहीं किया जा सकता है। और जहां तक इनके गठन का उद्देश्य जो है, अगर उसका बात किया जाए तो भारत सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखा और जो कैग का रिपोर्ट होता है, उस रिपोर्ट का जांच करना ही इस समिति का कार्य है। विनियोग का अर्थ है धन को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए जो आवंटित किया जाता है, तो उसके बारे में। इसके अलावा जो वित्त लेखा होता है और साथ ही कैग होता है, यानी लेखा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है, यह समिति उसकी जांच पड़ताल करती है। साथ ही यह समिति यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी धन जो है वो संसद के निर्णयों के अनुरूप ही खर्च हो। साथ ही यह समिति जो है अपव्यय यानी आवश्यकता से अधिक व्यय, हानि और निरर्थक व्यय अर्थात जो गैर जरूरी व्यय है
के मामलों की ओर भी संसद का ध्यान आकर्षित करती है। तो ये भी हमें इस तरह से हमारा एक और सेगमेंट समाप्त होता है। अगला सेगमेंट जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम, और इसका पहला न्यूज है ऑरेंज इकोनॉमी। आपका इसके बारे में देख लेते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी, जिसे कि हम लोग रचनात्मक अर्थव्यवस्था के भी नाम से जानते हैं, क्या है तो इसे देखेंगे कि यह आर्थिक गतिविधियों का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें संस्कृति, रचनात्मकता, प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा को आधार बनाकर धन के उपार्जन के साथ साथ रोजगार के अवसर भी उत्पन्न किए जाते हैं। ये ध्यान रखना है कि ये आर्थिक गतिविधियों का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सांस्कृतिक जो हमारे मूल्य है उससे संबंधित, या जो रचनात्मक क्षेत्र है, या जो प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्र है, या जो बौद्धिक संपदा से संबंधित क्षेत्र है, उनको आधार बनाकर धन के उपार्जन के साथ साथ रोजगार के अवसर भी किए जाते हैं। तो इसके उदाहरण को देखेंगे, जैसे इसमें क्या है कला, तो कला में क्या है पेंटिंग, मूर्ति कला, प्रदर्शन कला। संगीत, संगीत में क्या है संगीत का निर्माण, संगीत कार्यक्रम का आयोजन और संगीत का वितरण। अगर सिनेमा की बात की जाए तो जिसमें फिल्म के निर्माण से लेके वितरण से लेके प्रदर्शन तक इसमें शामिल है। डिजाइन की बात किया जाए तो फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, आर्ट डिजाइन। और डिजिटल सामग्री निर्माण की बात की जाए तो उसमें जो ब्लॉग्स होते हैं, जो वीडियो बनाए जाते हैं, या जो सोशल मीडिया के द्वारा जो अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो कंटेंट क्रिएशन की जाते हैं, ये सभी उसमें शामिल है। और इन्हीं को आधार बनाकर धन का उपार्जन तो किया ही जाता है, साथ ही इन क्षेत्रों के द्वारा रोजगार के अवसर भी उत्पन्न किए जाते हैं। तो इन्हीं को सामूहिक रूप से ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है। अगला न्यूज है कि वित्त वर्ष 2024-25 में देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों की माल ढुलाई क्षमता, जो कि कार्गो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है, वो बढ़कर 855 मिलियन टन तक पहुंच गया है। ये ध्यान रखिएगा, इन आंकड़ों को जारी किया गया अभी हाल 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 फिलहाल में ही, जो कि क्या है कि वित्त वर्ष 2024-25 में जो भारत के प्रमुख 12 बंदरगाह हैं उनकी माल ढुलाई क्षमता जो है वो बढ़कर 855 मिलियन टन तक पहुंच गई है, जो कि पिछले वित्त वर्ष अर्थात वर्ष 2023-24 में के 819 मिलियन टन की तुलना में इस वित्त वर्ष में 4.3% की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है। तो जो पिछले वित्त वर्ष में इसकी क्षमता थी वो 819 मिलियन टन थी, और इस वित्त वर्ष में यह बढ़कर 855 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो कि 4.3% की वार्षिक वृद्धि है। इसे ध्यान रखिएगा। इस तरह से आज का एक और सेगमेंट हमारा समाप्त होता है। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो जो है ये मैं समाप्त करता हूं, और इसके बचे हुए सेगमेंट को हम लोग अगले पार्ट में, वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो आप इसे अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और अगर मेरा मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब इसका अगला पार्ट में बनाकर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही कोई आपका कीमती सुझाव होगा तो उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दर्ज कीजिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।